हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक की पीवाईक्यू सीरीज में अपन लगभग 2013 से 23 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट पेपर बचा है अपना साइंस एंड टेक का, तो बिना किसी देरी के इसको कंप्लीट कर लेते हैं और ये सेगमेंट इसके साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो अस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो भाई इसमें स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ही सही है। क्यों सही है देखते हैं। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों आरटीजी ये रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी विश्वसनीय, हल्के और कॉम्पैक्ट पावर सिस्टम है जिनका उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मिशनों में किया जाता है। ये जनरेटर प्लूटोनियम 238 प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली उष्मा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। आरटीजी उन मिशनों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है जहां सौर ऊर्जा अव्यवहारिक कैसनी मिशन, क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह में आरटीजी का प्रयोग वैज्ञानिक उपकरणों और ऑन बोर्ड प्रणालियों के लिए विद्युत शक्ति उत्पन्न करने हेतु तीन सामान्य प्रयोजन ताप स्रोत जीपीएचएस आरटीजी का उपयोग किया। अतः सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आरटीजी ऊर्जा का एक सतत और विश्वसनीय स्रोत है जो लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष मिशनों को जारी रखने के लिए आवश्यक है। परमाणु बैटरी के रूप में संदर्भित होने के बावजूद आरटीजी विखंडन रिएक्टर नहीं है और इस्तेमाल किया जाने वाला प्लूटोनियम परमाणु हथियारों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। वही अगस्त 2023 में चर्चा में था। इसरो ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के साथ मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी की संयुक्त विकास का कार्य शुरू किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है वृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। तो वह स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट सही नहीं है बल्कि सेकंड सिर्फ सही है। क्यों सही है देखते हैं। तारा निर्माण प्रारंभ में नेबुला अंतरिक्ष में गैस ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम और धूल का एक बादल था। नेबुला तारों का जन्म स्थान है। नेबुला के पश्चात प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार तारा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था जहां नाभिकीय संलयन अभी शुरू होना बाकी है। इसके पश्चात मुख्य अनुक्रम तारे अपने केंद्रक में हाइड्रोजन परमाणुओं को संलयित करके हीलियम बनाते हैं। ब्रह्मांड में अधिकांश तारे जिनमें सूर्य भी शामिल है लगभग 90% मुख्य अनुक्रम तारे हैं। ओके, अपने जीवन के अंत में सूर्य जैसे तारे लाल दानव के रूप में बन जाते हैं। फिर ग्रहीय निहारिका के रूप में अपनी भारी परतें खो देते हैं और अंततः सिकुड़कर श्वेत वामन बन जाते हैं। लाल वृहद तारे, इनके व्यास सूर्य के व्यास से 10 से 100 गुना अधिक है। वे बहुत चमकीले हैं, हालांकि उनकी सतह का तापमान सूर्य से कम है। वृहद तारों का जीवन काल वास्तव में बौने तारों की तुलना में कम होता है। वृहद तारों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण अधिक गर्म और सघन कोर होते हैं। उनके वृहद कोर परमाणु ईंधन को अधिक तेजी से जलाते हैं। नतीजन वे अधिक तीव्र परमाणु प्रक्रियाओं का अनुभव करते हैं। एक विशालकाय तारा को लाल सुपरजॉइंट कहा जाता है। सफेद बोना ड्वार्फ एक बहुत छोटा गर्म तारा है जिसकी परमाणु ऊर्जा आपूर्ति समाप्त हो चुकी है, अतः इसमें परमाणु प्रक्रियाओं कम मात्रा में होती हैं और इनमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बहुत अधिक घनत्व यानी एक चम्मच का द्रव्यमान कई टन होता है। यह सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण है। ये वृहद तारे की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। नोट है भाई, एक सुपरनोवा एक तारे की विस्फोटक मृत्यु है। परमाणु ईंधन का उपभोग कर चुका होता है जिससे आसपास के अंतर तारकीय माध्यम में एक शोक वेव उत्पन्न होती है।
ये शॉक वेव एक नेबुला में संघनन को सक्रिय करती है, जिससे एक नए तारे के जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा विस्फोट के दौरान एक विशाल तारे के ढह यानी कोलैप्स ढह गए केंद्र से बनते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से निकले तत्व अंतरिक्ष में निष्कासित हो जाते हैं और उन पदार्थों से नए तारे पैदा होते हैं। चंद्रशेखर सीमा, यह वह अधिकतम द्रव्यमान है जिस पर एक तारा अपने जीवन चक्र के अंतिम में श्वेत बोना बन जाता है और जिसके ऊपर तारा न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा। सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसे पथ पर घूमते प्रतीत होते हैं जो आकाशीय भूमध्य रेखा के समानांतर यानी क्षितिज के लंबवत हैं। ठीक है भाई, ये यूपीएससी 2001 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं में विस्फारित करता है और रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो वो है भाई नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO मनुष्यों और अन्य जानवरों में महत्वपूर्ण रासायनिक संकेतन कार्य करता है और चिकित्सा में इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मानव शरीर में संश्लेषित होता है और वासोडिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। शरीर एमिनो एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड को संश्लेषित करता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, यह कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी के वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों में CO2 और मीथेन के बाद इसकी सांद्रता तीसरा सबसे अधिक है। यह वायुमंडल में 125 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसके कुल उत्सर्जन का 43% मानवीय स्रोतों से आता है। वहीं इसमें भी N2O उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आया है, जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग है। चिकित्सा प्रक्रियाओं में लाफिंग गैस के रूप में उपयोग समताप मंडलीय ओजोन परत की कमी का कारण बनता है। कोलंबो घोषणा पत्र सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर UNEA संकल्प का अनुवर्ती कदम है, जिसका उद्देश्य नाइट्रोजन प्रबंधन पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एक अत्यधिक जहरीली गैस है। यह गैसों का एक समूह है जो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस या डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के उच्च तापमान पर दहन से बनता है। ज्वालामुखी और बैक्टीरिया जैसे प्राकृतिक स्रोत भी नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड आमतौर पर सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होती है, इसके बजाय यह तब बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx मतलब X की जगह कुछ भी और नंबर हो सकता है, अन्य वायुजनित रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और यह प्रमुख वायु प्रदूषक, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। NO2 प्रत्यक्ष रूप से दृश्य प्रकाश की छोटी नीली तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है, जिससे दृश्यता धूम निर्माण कम हो जाती है। नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, यह नाइट्रोजन का एक अस्थिर ऑक्साइड है। इसका उपयोग कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों तथा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान, वर्षण का मॉनिटरन और पशुओं के प्रवास पर नजर रखना यानी ट्रैकिंग। तो भाई उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जा सकता है? तो सिर्फ 2 में किया जा सकता है। किन में देखते हैं। रडार एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली है जो विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, वाहन, लोगों और प्राकृतिक वातावरण जैसे लक्ष्य वस्तुओं का पता लगाने और स्थान निर्धारित करने के लिए है, जो सिग्नल को वापस परावर्तित कर सकता है। यह वस्तुओं के कोण, सीमा व वेग को निर्धारित करने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार के अनुप्रयोग और उसके उपयोग। भाई सैन्य क्षेत्र में प्रयुक्त रडार हथियार नियंत्रण और मिसाइल मार्गदर्शन में किया जाता है। अंतरिक्ष में प्रयुक्त रडार उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को ट्रैक करने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण के सुदूर संवेदन के लिए प्रयुक्त रडार सौरमंडल में ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। विमान नेविगेशन में प्रयुक्त रडार विमानों में ग्राउंड मैपिंग और मौसम से बचाव के लिए भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है और वायु यातायात नियंत्रण में भी ये सहायक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG-29 और तेजस MK-1। तो प्रयुक्त में से कौन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माना जाता है? भाई 5वीं पीढ़ी का अभी तक आया ही नहीं था। तो ये देखो, राफेल, MiG-29, तेजस MK-1
चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट हैं। पांचवी पीढ़ी 5G के लड़ाकू विमान भारी प्रतिस्पर्धा वाले युद्ध क्षेत्रों में परिचालन करने में सक्षम है। ये अपनी बहुस्पेक्ट्रल कम अवलोकनीय डिजाइन, आत्म सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताओं और एकीकृत एवियोनिक्स के कारण चौथी पीढ़ी के समकक्षों से अलग है। 5G लड़ाकू विमानों में स्टेल्थ क्षमता होती है और वे आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकते हैं। 5G जेट रूस सुखोई Su-57, चीन में चेंगडू J-20 और अमेरिका में F-35 के पास है, मतलब अमेरिका के पास है। ठीक है, ओके, नोट दिया हुआ है भाई। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS ने मार्च 2024 में भारत के पांचवी पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA की डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो वो कौन सा है भाई? जलवाष्प है भाई। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को ऑक्सीजन के साथ विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन ईंधन H2 एनोड पक्ष से ईंधन सेल में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन कैथोड पक्ष से प्रवेश करता है। हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन में 3 प्रमुख विधियां हैं: स्टीम, मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मोकेमिकल प्रक्रियाएं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में UPSC 2015 में भी पूछ चुकी है। और भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बॉट मार्च 2024 में चर्चा में थी, इसलिए क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को धोतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? तो भाई इसमें किया जाता है भाई मेटावर्स का। पढ़ते हैं क्या है ये भाई। मेटावर्स मूलतः आभासी दुनिया, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता वायुमंडल का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से सुलभ है। इस डिजिटल क्षेत्र में उपयोगकर्ता अवतार बना सकते हैं, दूसरों के साथ मेलजोल कर सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, आभासी परिदृश्यों का अन्वेषण कर सकते हैं और यहाँ तक कि व्यापार भी कर सकते हैं या आभासी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर सकते हैं। फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है ताकि कंपनी मेटावर्स बनाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो सके। बिग डेटा एनालिसिस में पैटर्न, रुझान और अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है, जिसके लिए अक्सर इसके आकार और जटिलता के कारण उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। 5V वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू एंड वेरासिटी हैं जो बिग डेटा को संचालित करते हैं। UPSC IR 4.0 टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अतः आभासी वास्तविकता VR, संवर्धित वास्तविकता SR, मिश्रित वास्तविकता MR और विस्तारित वास्तविकता यानी XR, इमर्सिव लर्निंग, 3D स्थान विकेंद्रीकृत वाणिज्य, डी कॉमर्स, नॉन फंजिबल टोकन NFT, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि ढंग से पढ़ें। ये लास्ट में सारी दे दी सर जी ने। ओके, तो ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है साइंस एंड टेक की पूरी सीरीज। तो अब बाकी आप नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।